सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। सो आप बार बार कह रहे थे मैम एमसीक्यूज लाओ टॉपिक वाइज। सो अगेन मैंने एक टॉपिक उठाया है DSSB TGT SST की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। एनसीईआरटी का टॉपिक हिस्ट्री का मैंने उठाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी की गई है। सो सब देख सकते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज जाइए, करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप करके पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा आपके 30 में से कितने बन रहे हैं। प्लीज कमेंट में हर एक बच्चा जो सॉल्व करेगा प्लीज बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने बन रहे हैं और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। ओके, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो क्वेश्चन में तो उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने खुद टाइप करे हैं। सो हो सकता है वैसे नहीं होगा बट अगर हो तो इग्नोर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत सी वीडियो हैं जो अब आने वाली हैं। एग्जाम पास है तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड कराऊंगी आपको वीडियोस। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो थैंक यू सो मच। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस नोन एज। जो फोर्ट्रेस प्रिजन जेल थी फ्रांस में उसे क्या कहा जाता था? सेंट्रल जेल ऑफ फ्रांस, रेवोल्यूशनरी जेल ऑफ फ्रांस, सेंट्रल जेल ऑफ रेवोल्यूशनरी या बेस्टाइल। सो इसका आंसर बताइए। जो वहाँ की प्रिजन थी, जेल थी, उसे क्या कहा जाता था? सो आंसर इज डी, बेस्टाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल हेटेड बाय ऑल। जो ये फोर्ट्रेस प्रिजन थी बेस्टाइल, इससे सब हेट क्यों करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको तोड़ दिया था? ऑप्शन ए, क्योंकि ये राजा की ताकत को दर्शाती थी। ऑप्शन बी, क्योंकि डिक्टेटरशिप को दर्शाती थी। ऑप्शन सी, ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए था। एंड डी, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्योंकि ये जो था बेस्टाइल, ये वहाँ के राजा की पावर को दर्शाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, लुइस 16 जो था वॉज मैरिड टू होम। उसने किससे शादी करी थी? पहला, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। सेकेंड, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। सी, फ्रेंच प्रिंसेस एलिजाबेथ डे फ्रांस या डी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस एलिजाबेथ डे फ्रांस। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसे फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन सेम नाम दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। Question number 4, the term old regime is usually used to describe। old regime किसको डिस्क्राइब करता है? फ्रांस बिफोर 100 BC, सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। सो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वर्ड लेवर स्टैंड फॉर। ये जो वर्ड है लेवर किसके लिए स्टैंड करता है? पहला, फ्रांस की करेंसी के लिए। सेकंड, जो टैक्स लगाते थे चर्च उनके लिए, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट उनके लिए, या एक बॉडी का ऑर्गन है जिसे हम लीवर कहते हैं। बताइए। सो ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। Question number 6, which of the following statement is our reason for the empty treasury of France during old regime। old regime के दौरान जो फ्रांस का खजाना खाली होता जा रहा था उसके रीजंस क्या थे? तो आपको ये ऑप्शंस पढ़ने हैं और नीचे वाले ऑप्शंस में से आंसर करना है। पहला, जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर चल रही थी उसने उनके फाइनेंशियल सोर्सेज को ख़त्म कर दिया था। और सेकेंड इज, जितने भी पैलेस थे इनके, उनके जो मरम्मत थी या उनको मेंटेन करने में भी जितना खर्चा था वो सारा कॉस्ट कर रहा था। थर्ड, इंक्रीजिंग टैक्स ऑन थर्ड एस्टेट पर टैक्स को इंक्रीज करना। एंड डी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन वॉर चल रही थी इंडिपेंडेंस। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से खजाना खाली हो रहा था फ्रांस का। तो बताइए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड डी। सी तो उसको क्योर करने का रीजन था, टैक्स बढ़ाएंगे तो खजाना फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एस्टेट्स एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ऐसे कौन से एस्टेट्स थे जिन्हें जन्म से विशेषाधिकार मिलते थे? पहला, क्लर्जी,
जैसे जो प्रीस्ट पुजारी एंड ऑल होते हैं। बी नोबिलिटी जो रूलिंग अथॉरिटीज होती हैं। सी थर्ड एस्टेट या डी बोथ ए एंड बी। सो आंसर इज डी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से देखिए, नॉट करेक्ट लिखा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। सो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 4 नीचे, इनमें से कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। नॉट लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेंच सोसाइटी से संबंधित पहला, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। फ्रेंच सोसाइटी 3 भाग में डिवाइडेड थी। बी द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वर बोथ रिच एंड पुअर, और बोथ तरह के लोग थे वहाँ, अमीर और गरीब। सी द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द बिग बिजनेसमैन एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। सो जो मेंबर्स थे फर्स्ट 2 स्टेट के, क्लर्जी और बिग बिजनेसमैन एंजॉय करते थे प्रिविलेज बर्थ से, मतलब विशेषाधिकार। डी द नॉवेल्स एंजॉयड फेडरल privileges such as federal dues which they extracted from the peasants। तो नॉवेल्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, ठीक है, पीजेंट्स को, जो वो पीजेंट से लेते थे। तो इसका आंसर रहेगा सी, क्योंकि फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते थे बट बिग बिजनेसमैन थर्ड एस्टेट में आते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द थर्ड एस्टेट कंप्राइज्ड ऑफ। थर्ड स्टेट किन किन लोगों से मिलके बना है। तो पहला, पुअर सर्वेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स। बी पीजेंट्स एंड आर्टिसन। सी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स एक्सेट्रा। तो ये तीनों पढ़ के आपको नीचे विच स्टेट गिवन अबव आर करेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए बी सी तीनों करेक्ट है, बी ए या बी करेक्ट है, सी ए या डी करेक्ट है, और डी बी या सी करेक्ट है। आपको नीचे वाले ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चुनना है। इसी तरह के क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं रहते हैं। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों ही थर्ड एस्टेट में थे। क्वेश्चन नंबर 10, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट एस्टेट वर कॉल्ड। उन्हें क्या कहा जाता था फर्स्ट एस्टेट के लोगों को। ए क्लर्जी, बी नोबिलिटी, सी बिग बिजनेसमैन, डी मर्चेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्लर्जी कहा जाता था फर्स्ट एस्टेट के लोगों को। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टिट। टिट के बारे में नीचे देगा ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। पहला, इट वॉज द लोन दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू पे बैक। ये एक तरह का लोन था जो फ्रेंच गवर्नमेंट को वापस देना पड़ता था। बी इट वॉज द रेंट ऑन द लैंड दैट वॉज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स बट ओन बाय द नॉबल्स। जो नॉबल्स का जो लैंड था उन पे काम करने के लिए जो किसानों को रेंट देना पड़ता था, ये वो था। सी इट वॉज द डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट बाय द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट को जो टैक्स देना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो था। या फिर डी इट वॉज द टैक्स लीव्ड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट कंप्राइजिंग 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये एक तरह का टैक्स था जो चर्च लगाते थे किसानों के ऊपर 10% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। सो इनमें से आप बताइए क्या था। सो टिथ एक तरह का टैक्स था जो पीजेंट्स ने चर्च ने लगाया था पीजेंट्स के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर 12, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इन फ्रेंच कॉलोनीज नोन एज। जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था फ्रेंच सोसाइटी को स्टेट के थ्रू से क्या बोलते थे। ए टिथ, बी टेल, सी लेवर या डी नन ऑफ दिस। बताइए। देखो टिथ तो हो नहीं सकता क्योंकि वो प्रीस्ट द्वारा लगाए जाते थे। लीवर वहाँ की करेंसी थी। सो आंसर नंबर बी टेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द डैश अलोन। क्वेश्चन घुमा के दे रखा है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सा एस्टेट था जो टैक्स पे करता था, ठीक है, जो अकेले स्टेट का फाइनेंशियली बर्डन उठाता था। तो ए फर्स्ट, बी सेकेंड एस्टेट, थर्ड सी थर्ड एस्टेट एंड डी बोथ। सो आंसर विल बी सी थर्ड एस्टेट, ठीक है, घुमा रखा है क्वेश्चन। Question number 14, an extreme situation in which the basic means of livelihood are endangered as known as। मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे हम बेसिक नीड्स के लिए भी खतरे में पड़ जाते हैं, वो भी हमारी पूरी नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं।
ए सबसिस्टेंस क्राइसिस, बी स्ट्रगल टू सर्वाइव, सी इकोनॉमिक क्राइसिस या डी नन ऑफ दिस। अगर आपने मेरी लाइव देखी होगी तो हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो जाके मेरी लाइव देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। एक ऐसी अवस्था जिसमें जीना मुश्किल हो जाता है, वो किन किन कारणों से होता है, आपको वो अकॉर्डिंग कारणों के अकॉर्डिंग लगाना है, मतलब उसे क्रम वाइज लगाना है। जैसे कि जब खेती नहीं होती है, उसके बाद ग्रेन्स की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी होने के बाद जो फूड प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गरीब को खाना नहीं मिलता, और उसके बाद क्या होता है, डेथ इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से दंगे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो ऊपर 1 to 6 तक स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको क्रम वाइज लगाना है, अकॉर्डिंग टू जो होता है, जिस चीज वजह से होता है लगा के, और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आप अपने आप पहले करने की कोशिश कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ग्रोइंग मिडिल क्लास बिकेम प्रॉस्पेरस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो मिडिल क्लास था, या जो हम कह सकते हैं थर्ड एस्टेट थे, उसके लोग जो थे वो प्रॉस्पेरस होते जा रहे थे। उसके क्या कारण थे? पहला कारण था ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो वो व्यापार कर रहे थे उसकी वजह से। बी, दे वर इन द मिडल ऑफ द सोसाइटी, वो मिडल में थे सोसाइटी के, इस वजह से। सी, दे वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, वो एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बर्थ। लेकिन पढ़ेंगे वो कब? जब उनके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो वो बाद में प्रॉस्पेरस हुए थे, पहले तो उनके साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर। Question number 17, the philosopher who sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch is। ऐसा फिलोसोफर जिसने रिफ्यूज किया था उस कॉन्सेप्ट को जिसमें राजा को ही भगवान मानना चाहिए एंड उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए, इस सारी चीज को मना किया था, रिफ्यूज किया था। ऐसा कौन सा फिलोसोफर था, आपको बताना है। सो ए रॉशिया, बी जॉन लॉक, सी स्पिनोजा, डी मॉन्टेस्क्यू। So the option B is the right answer, John Locke. Question number 18 is Two Treatises of Government is written by। Two Treatises नाम की बुक किसने लिखी थी? A Montesquieu, B Rousseau, C John Locke and D none of these। तो आपको बताना है Two Treatises of Government बुक किसने लिखी थी, बताइए। So the option is John Locke। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज एस्टेट्स जर्नल। एस्टेट जर्नल क्या था? ए एडवाइजर ऑफ द किंग, एडवाइस देते थे किंग को। बी पॉलिटिकल बॉडी थे, एक राजनीतिक बॉडी थे। सी हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी, हेड थे जितने भी लैंडेड प्रॉपर्टी थे उसके। पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, आर्मी जनरल की पोस्ट पे थे। तो आपको पता होगा एस्टेट जनरल क्या होते थे, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सारे के सारे एस्टेट के लोग जमा होके और लैंड या टैक्स के बारे में डिस्कस करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल फॉर व्हाट। 5 मई 1789 को लुइस जनरल के थ्रू, फ्रांस का जो हेड था उसके थ्रू, राजा के थ्रू असेंबली बुलाई गई थी एस्टेट जनरल की। किस लिए? ए टू डिस्कस इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए। टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, न्यू टैक्स को प्रपोजल रखने के लिए उसका। सी टू गिव वोटिंग राइट्स टू द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट को राइट देने के लिए। ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज बी, टैक्स बढ़ाने के लिए प्रपोजल। सो क्वेश्चन नंबर 21, इन द मीटिंग ऑफ थर्ड एस्टेट, जब थर्ड एस्टेट की मीटिंग बुलाई गई थी, द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड, तो उसमें थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्या डिमांड किया था? एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी उसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या डिमांड किया था? पहला रिपब्लिक का डिमांड किया था। बी ईच मेंबर ऑफ स्टेट शुड हैव 1 वोट, सबको एक एक वोट का अधिकार होना चाहिए सब मेंबर्स को। सी ऑल द 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट टुगेदर, ये तो पहले भी हो रहा था कि सारे स्टेट को 1 वोट मिलना चाहिए एक एक। एंड नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज बी, ईच मेंबर ऑफ स्टेट शुड हैव 1। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन डैश द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ऐसा कौन सा दिन था जब पेरिस की जो पूरा सिटी था वो अलार्म पे बैठा था कि कहीं किंग हम लोगों पर आक्रमण ना करवा दे। तो उन्होंने पहले ही वहां पर आक्रमण कर दिया था, बेस्टाइल को गिरा दिया था, उसको ध्वस्त कर दिया था। तो ऐसा कौन सा दिन था जब उन्होंने ये सब किया था, आपको ये बताना है। इस
इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो वो दिन था 14 जुलाई 1789, इज दैट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? किसने लिखी थी ये पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? आपको बताना है। नीचे दिए गए नामों में से एक नाम है जिन्होंने ये लिखा था। जीन पॉल मैरेट, एबेसियास, ओलंपिक डे गॉग एंड मिराबियो। बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एबेसियास ने ये पैम्पलेट लिखा। नंबर 24, कैसल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन इज नोन एज। कैसल या जो स्टेटली रेसिडेंस होता है जो राजा या फिर नोबल मैन से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं? चैटविक्स, एस्टेट हाउस, मेनोर या स्पेक्टर? इन चारों में से क्या कहते हैं राजा से बिलोंगिंग उस घर को? तो ए चैटविक्स। Question number 25. The National Assembly framed a constitution is 1791 to limit the powers of the National Assembly ने constitution frame किया था 1791 को। डेट याद रखिएगा प्लीज। किसकी पावर को लिमिट करने के लिए किया था? ए प्रेस, बी वेल्दी मैन, सी बिजनेसमैन, डी मोनार्क। बताइए। सो उन्होंने मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द न्यू Constitution of 1791, the National Assembly was to be like न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, नए संविधान के हिसाब से 1791 के नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट होगी? हेरिडिटरी बॉडी, मतलब वंशज के हिसाब से, अकॉर्डिंग अपॉइंटेड बाय द किंग। किंग अपॉइंट करेगा, इलेक्टेड इनडायरेक्टली या इलेक्टेड डायरेक्टली? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights by the Constitution of 1791? इनमें से नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इसमें से ऐसा कौन सा राइट था जो नेचुरली उनको नहीं मिलेगा? सो पहला राइट टू प्रॉपर्टी, बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, सी राइट टू लाइफ, डी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो नेचुरली एंड इनलाइनेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था ए राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। Question number 28. The law is the same for all and all are equal before it. During French Revolution, this idea is expressed by what? कि लॉ मतलब कानून सबके लिए सेम है और सब इसके आगे इक्वल हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये आइडिया किसके द्वारा दर्शाया गया था? तो सिंबल्स थे उसमें कुछ। तो पहला सिंबल था रेड फिगन कैप, बी विंग्ड वुमेन, द लॉ टैबलेट एंड डी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इन चारों में से कौन सी ऐसा चीज था जिसने ये चीज दर्शाई थी? तो ए रेड फिगन कैप। क्वेश्चन नंबर 29, लुइस 16 हैड एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद whom? लुइस 16 ने किसके साथ सीक्रेटली नेगोशिएशन किया था? ए किंग ऑफ इटली, बी किंग ऑफ स्पेन, सी किंग ऑफ ब्रिटेन, डी किंग ऑफ प्रूशिया। सो बताइए किसके साथ उसकी सीक्रेटली नेगोशिएशंस चल रही थी, लाइक ऐसे मानने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी प्रूशिया। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द कंपोजर ऑफ द नेशनल एंथम मर्सिलेस? ए रॉजर, बी मुराबियो, बी एबेसियास, डी नन ऑफ दिस। जो आप बताना है आपको, मर्सिलेस जो नेशनल एंथम था उसके कंपोजर कौन थे? नीचे दिए गए चार नामों में से एक नाम बताइए। सो ऑप्शन नंबर ए रॉजर दिस इज द करेक्ट आंसर, जिसने मर्सिलेस को कंपोज किया। सो द एंड ऑफ द क्वेश्चन।